चलो विंध्यन श्रेणी, आइए तो विंध्यन श्रेणी देखो वैसे विस्तार है इसका, ठीक है ना, ऐसे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है जोबत हिल्स, जोबत पहाड़ियाँ गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात। यहाँ से कैमूर पहाड़ियाँ बिहार, जोबत हिल्स गुजरात से लेकर के कैमूर पहाड़ियाँ बिहार, विंध्यन श्रेणी है ये। इसके ऊपर क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि, और इसके नीचे देखिए कौन सी नदी घाटी है, देखकर बताइए इसके नीचे कौन सी नदी घाटी है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है ना, और ये क्या है, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी। अब ध्यान से समझिएगा कि विंध्यन श्रेणी के ऊपर की तरफ गंगा का अपवाह तंत्र है कि नहीं, गंगा का अपवाह तंत्र है, और इसके नीचे क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भाई इसके नीचे पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, मैं अगर बना के दिखाऊं आपको तो जैसे ये है, तो यही तो नर्मदा नदी है, यहीं गिर रही है, तो ये पूरा कौन सा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र है, इसका मतलब ये गंगा के अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र से अलग करती है। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसमें और बहुत कुछ बनाना नहीं है, थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए बस, यहीं जहाँ जगह होगी वहीं लिखिएगा इसके बारे में। इसके बारे में ये है कि ये लाल बालूका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। वैसे मैंने जब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था थोड़ा बहुत जानकारी दी थी। लाल बालूका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है, इसीलिए भवन निर्माण के कार्यों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना। तो इनका आर्थिक महत्व किस बात के लिए है, भवन निर्माण की सामग्री के लिए, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए। विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी विंध्यन पर्वत श्रेणी लाल बालूका पत्थर, विंध्यन पर्वत श्रेणी लाल बालूका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। विंध्यन पर्वत श्रेणी लाल बालूका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। विंध्यन पर्वत श्रेणी लाल बालूका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। जिसका भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से, जिसका भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से आर्थिक महत्व अधिक है।
भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से आर्थिक महत्व अधिक है। मैंने कहा विंध्यन पर्वत श्रेणी लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है जिसका भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से आर्थिक महत्व अधिक है। ठीक है, एक लाइन और लिखिएगा, यह गंगा के अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र से अलग करती है। यह गंगा के अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र से अलग करती है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जब मैंने डायग्राम बनाया था तो उसमें लिखा था ऐसे, केंद्रीय उच्च भूमि, और फिर ये क्या था, पूर्वी पठार। यही था ना। तो अब केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में मैंने लिखा था ऐसे, भांडेर पठार और बघेलखंड का पठार, है ना। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, भांडेर पठार और बघेलखंड पठार। चलिए उनको देख लेते हैं क्या है वो। आइए देखिए इधर, अगर मैं इधर मान ले रहा हूं कि ये केंद्रीय उच्च भूमि है, एटलस पर जाइए सब लोग, ढूंढिए उसको। केंद्रीय उच्च भूमि, ये केंद्रीय उच्च भूमि है, और इधर क्या है मान लो, पूर्वी पठार। दोनों के बीच में ही तो थे ना। अब दोनों के बीच में देखिएगा तो ऐसे विंध्यन श्रेणी का विस्तार है, ऐसे है। दोनों के बीच में देखिएगा विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। ढूंढिए सब लोग, मिला? नहीं मिला किसी को? अगर नहीं मिल रहा तो एक आध पेज और पलट लो। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे देखिए। कुछ लोग एटलस लाते हैं, उसको बंद करके रखे रहते हैं कि जो लिखेंगे बस वही लिखना है, बस एटलस देखना नहीं है। तो लाओ ही मत। चलिए देखिए, इसके इस तरफ है क्या, भांडेर लिखा है ना, भांडेर पठार है ना, और इधर क्या है, बघेलखंड का पठार है। इधर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ मिलेगी मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी की चोटियां देखिए, अमरकंटक है, एक और होगी क्या, बाहमनगढ़ ना, बाहमनगढ़ है ना। लेकिन बुक्स वगैरह में जो मैकाल की सर्वोच्च चोटी दी गई है वो अमरकंटक दी गई है, ठीक है ना। वैसे आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में बामनगढ़ आता है तो क्या लगाएंगे, बामनगढ़। अगर बामनगढ़ नहीं है तब क्या लगाएंगे, अमरकंटक, ठीक है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी क्या है, बामनगढ़। अगर वो, चूँकि बुक्स वगैरह में कई जगह मैंने गूगल पे भी देखा तो उसमें कहीं बामनगढ़ भी आ रहा है, अमरकंटक भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं दोनों आबलिक लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऊंची कौन सी है, बामनगढ़।
सर्वोच्च चोटी बामनगढ़ / अमरकंटक। तो अब इसमें बामनगढ़ ऊंची है, अमरकंटक इससे छोटी है, मतलब छोटी है इससे। ठीक है। अब देखिएगा यहीं से एक नदी निकल रही होगी, नाम है सोन नदी। ऐसे देखो वैसे जा रही है ऐसे, और इधर हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर ये ऐसे जा रही है आगे। नाम क्या है इसका? सोन नदी। क्या हुआ? बनाओ, जैसे बना रहा हूँ पहले बनाते चलिए, वैसे कम से कम उतना तो बनाइए जितना मैं बना रहा हूँ। बना लिए? थोड़ा सा इधर आइए, देखिए यहीं पर एक श्रेणी होगी हजारीबाग श्रेणी। हजारीबाग श्रेणी, इसके इधर देखो होंगी मैलान पहाड़ियाँ, मैलन पहाड़ियाँ। और इसके नीचे आएंगे तो एक पहाड़ी और है, रामगढ़ पहाड़ी। इधर देखिए हैं भारनेर हिल्स, या भारनेर पहाड़ियाँ लिखिए, मिला? इधर आइए, इधर हैं सोनपर पहाड़ियाँ। बस आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है बस। अब मुझे सब लोग देख देख बताइए कि किस किस राज्य में हैं ये, बताइए, देख कर बताइए सब लोग। देख बताओ भारनेर कहाँ पे है? ये हजारीबाग श्रेणी, इसके ऊपर मैलन श्रेणी, इसके ऊपर रामगढ़ पहाड़ियाँ। देख के बताओ भाई, भारनेर कहाँ पर है? देख भी नहीं पा रहे। हजारीबाग कहाँ है? चलो ये मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इन सभी पहाड़ियों का देखो कि इन सभी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं, या इनका विस्तार किस किस राज्य में है। ठीक है ना? मैं कल किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, किसी को भी। ठीक है ना? हाँ ठीक है, उसको देखे रहो, लिख के लाना कल। ठीक है ना? कल मैं पूछूंगा उसको, किसी को भी खड़ा करके पूछ लूँगा, बता दे रहा हूँ, देख के आना इसको। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, जब मैंने बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, तो वहाँ बताया था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ कहाँ है। तो क्या उसमें सोन नदी बेसिन था? सोन नदी घाटी या सोन नदी बेसिन था? इसका मतलब यहाँ पे कोयला मिलता है। तो अब वो कौन कौन से स्थान हैं कोयला वाले, तो उनको यहीं पर लिख लीजिए कि सोन नदी बेसिन में जो कोयला क्षेत्र हैं, कोयला क्षेत्र, सिंगरौली, उमरिया, तातापानी,
रामकोला, तातापानी, रामकोला और सोहागपुर। सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला और सोहागपुर। ये सभी एमपी में हैं। कहाँ पे हैं? इसके बाद 3 और हैं, डाल्टनगंज, हुतार और औरंगा। ये कहाँ पर हैं? झारखंड में है। चलिए लिख दिया आप। डाल्टनगंज, हुतार, औरंगा, सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला, सोहागपुर, ये एमपी में है। सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला और सोहागपुर, ये कहाँ पर है? एमपी में। और डाल्टनगंज, हुतार, औरंगा कहाँ पर हैं? झारखंड। लिख लिए? बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे? पूर्वी पठार, ठीक है ना। कल से क्या पढ़ेंगे? पूर्वी पठार, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जितना केंद्रीय उच्चभूमि के बाद से। तो केंद्रीय उच्चभूमि के बाद मैंने बताया विंध्य श्रेणी के बारे में। तो विंध्य श्रेणी के बारे में बताया कि इसका जो विस्तार है जोबत हिल्स गुजरात से लेकर के कैमूर पहाड़ियाँ बिहार तक है, यही बताया। फिर ये बताया कि ये जो है गंगा के अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र से अलग करती है। और इसके बारे में ये बताया कि ये जो है लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है, जिसका जो महत्व है, आर्थिक महत्व है, किस बात के लिए कि ये भवन निर्माण के पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही बताया। फिर बताया केंद्रीय उच्चभूमि पूर्वी पठार के बीच का भाग जो था, है ना, भांडेर पठार और बघेलखंड पठार, है ना, दोनों के बीच को, इन दोनों को अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है विंध्य पर्वत श्रृंखला है ना। इसके नीचे आइए दक्षिण में, तो वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? हाँ, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है मैकाल श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी मैंने बताया था कौन कौन सी? हाँ, बामनगढ़ और अमरकंटक। और इसमें बताया कि बामनगढ़ जो है वो सबसे ऊंची है, लेकिन बुक्स वगैरह में अमरकंटक दिया रहता है। तो मैंने बताया कि यहाँ सावधान रहिएगा, अगर बामनगढ़ आता है तो आप कौन से मारेंगे? बामनगढ़। अगर वो नहीं है तब कौन से मारेंगे? अमरकंटक, ठीक है ना। यही मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी, जो कि विंध्य श्रेणी के साथ साथ होते हुए कैमूर पहाड़ियों के बगल से निकलती है, जाती है, उनमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है सोन नदी बेसिन के बारे में बताया था कि सोन नदी बेसिन जो है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से स्थान है जहाँ पर कोयला मिलता है? तो बताओ कौन कौन से? ये सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला, सोहागपुर, ये कहाँ पर है? एमपी में। और डाल्टनगंज, हुतार, औरंगा, ये कहाँ पर है? झारखंड में। और बाकी मैंने कई पहाड़ियाँ, सोनपर पहाड़ियाँ, भारनेर पहाड़ियाँ, हजारीबाग श्रेणी, मैलन पहाड़ियाँ और रामगढ़ पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में बताया। तो इन सब की लोकेशन किसके सापेक्ष, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, ये सब याद रखिएगा। और इसका कौन कौन से प्रदेश में अवस्थित है, ये किस प्रदेश में अवस्थित है। बात आई समझ? ठीक है, आज यहीं तक।